गुड मॉर्निंग। मैं राजन पटेल अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 10th की सिविक्स का तीसरा अध्याय है जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जबकि हम इसी के पहले और दूसरे अध्याय पर बहुत ही अच्छे से चर्चा कर चुका हूं। अब उसी के आगे हम लोग चलते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं परिचय के साथ। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक भिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती हैं। फिर हम यह भी देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आइए हम कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले यह पिक्चर आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, दो लोग हैं जो कि मुट्ठी बांधे हुए खड़े हैं, है ना, और अपनी सर झुकाए हैं, है ना। आइए इसका मतलब समझते क्या है। ठीक है, इस पृष्ठ पर छपी तस्वीर अमेरिका में चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। बिल्कुल सही, है ना। ये कब की बात है? बहुत पहले की बात है, 1968 की बात है। ठीक है, यह 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो दो खिलाड़ी खड़े हैं, वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। देखिए, मैं आपको बता दूं, है ना, ये किस लिए हो रहा है। ये जो दो खिलाड़ी है ना, कौन कौन है? एक टॉमी स्मिथ है, एक जॉन कार्लोस हैं। अब आपको पता है ना, कभी भी जब किसी भी देश की राष्ट्रगान बजाई जाती है तो सर ऊपर होता है, जो है ना। तो ये लोग विरोध कर रहे हैं नागरिक अधिकारों को लेकर, है ना। और ये एफ्रो अमेरिकी हैं। एफ्रो अमेरिकी में क्या होता है, मैं आगे चल के इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अभी पहले इस कहानी को पहले समझते हैं। ठीक है, इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जो ऊपर है वो स्वर्ण जीते हैं और जो नीचे है वो एकदम कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, उन्होंने जूते नहीं पहने थे, सिर्फ मोजे चढ़ाए। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था, जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों की एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिकी में होने वाले रंगभेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। ठीक है, ये था उनकी कहानी। अभी कहानी खत्म नहीं, इससे और कहानी, ये तो शुरुआत है। वो लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए यही सब कर रहे थे। देखिए क्या है थे, ये लोग अश्वेत कौन थे? जो गुलाम थे, है ना। अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, वो कौन गुलाम थे, कहाँ के गुलाम थे। ठीक है, इन्हें
बाहर से लाए गए वो गुलाम थे। अपने यहाँ अमेरिका में इनको ज़बरदस्ती रखा जाता था, इनको कोई किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं हुआ करता था, है ना। ये अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, है ना, मानवाधिकार जिसे ह्यूमन राइट कहते हैं, उसकी अधिकार मांगने के लिए इन्होंने आंदोलन किए, बहुत से संघर्ष करते हैं, तब जाके धीरे धीरे आज मानव अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। बात बोले भेद खोले। एफ्रो अमेरिकी, देखो मैंने कहा ना, एफ्रो अमेरिकी होते कहते हैं। एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। बिल्कुल सही। यानी जो एफ्रो अमेरिकी थे, यानी अफ्रीका के, समझिए अफ्रीका के वे लोग, है ना, जो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, मैं बता दूं आपको, ठीक है, जो उनको गुलाम बनाकर लाया गया था अमेरिका में, वो लोग अश्वेत कहलाए। अब क्लियर हुआ? हाँ, वही कि सिंपल सी बात है, गुलाम लोगों को अश्वेत कहलाए, और वो गुलाम कौन थे? अफ्रीकी गुलाम थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अमेरिका में नागरिक आंदोलन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, देखिए अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ये अभी अधिकार की मांग हो रही थी, है ना। कब तक चल रहा था, आइए देखते हैं। 1954 से 1968, ठीक है, घटनाओं और सुधार आंदोलन का एक सिलसिला जिसका उद्देश्य एफ्रो अमेरिकी लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। देखिए इस आंदोलन का सिर्फ यही मतलब था, मोटो यही था कि जो एफ्रो अमेरिकी थे, यानी जो गुलामी लोग थे वहाँ के, है ना, उनको क्या करना, उनके विरुद्ध जो भेदभाव हो रहा था उसको सिर्फ मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था, है ना। यानी देखिए ये बहुत ही, आप इनका नाम सुनेंगे, धर्म सुधारक हैं पहले, ये पूछेगा मार्टिन लूथर किंग कौन था, है ना, ये धर्म सुधारक था पहले। 14वीं या 15वीं शताब्दी में पहले यही धर्म सुधार की बात बोले थे। आइए, इसने नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून और व्यवहार को समाप्त करने की मांग उठाई, जो अंततः सफल हुई। ठीक है, ये सिर्फ उठाई नहीं, ये सफल भी हुई। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा, है ना। देखिए ये इतना में उभरा है और 1975 तक चला, इन 9 साल तक चला। ठीक है, नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था, है ना। इसका मानना था कि अमेरिका ने नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं कर। वो कह रहा है कि अगर नस्ल भेद को, है ना, मिटाना हो, नस्लवाद को मिटाना हो, तो हिंसा के सहारा लेने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तक वो उग्र थे। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? क्या आप इनके काम को राजनीतिक मानेंगे? पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे न अश्वेत, क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा क्या करता है? ये आपको सोचने के लिए होता है कि भाई वो तो ना अमेरिकी थे ना अफ्रीकी थे, अश्वेत थे, फिर उनको क्यों, वो बीच में क्यों आए? क्या आप होते तो क्या ऐसा करते? और करते तो क्यों करते? ये सब चीज़ों के लिए आपको सोचना है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, है ना, देखिए ये कब बना था आपको? 1896 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की
इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया गया और उनके पदक वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई, पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। देखिए, उनका मोटो यही था कि लोग देखें ना, लोग जागरूक हो कि हमारे अधिकार नहीं हो रहे हैं, है ना, हमारा भी अधिकार होना चाहिए। उनका लोगों को ध्यान खींचना था और उन्होंने किया। हालांकि उनका कीमत चुकाना पड़ा, अपना मेडल जो था उसे लौटाना पड़ा किसी ने, और किसी को अगले बार में सिलेक्शन नहीं मिला। ये सब उन्हें समस्या हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सैन होज स्टेट, आप सुने होंगे, सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने यहाँ इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनका अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कार्लोस भी थे। देखिए, है ना, आइए, ये है उनकी। अब क्या है, एक सीट खाली हो गया था। ठीक है, ये दो लोग अभी मानव अधिकार के लिए, नागरिक अधिकार के लिए लड़ाई कर ही रहे हैं। ठीक है, आइए बीच में बहुत कुछ देखते हैं। बहुत सारी चीजें हुई ना, धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। कुछ दलित समूहों ने 2001 में डरबन में हुए संयुक्त राष्ट्र के नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लेने का फैसला किया और मांग की कि सम्मेलन की कार्यसूची में जाति भेद को भी रखा जाए। इस फैसले पर ये 3 प्रक्रियाएं सामने आई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन प्रक्रिया है आप समझिए। अमनदीप कौर सरकारी अधिकारी है ये। ठीक है, अमनदीप कौर, हमारे संविधान में जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया गया है। अगर कहीं कहीं जातिगत भेदभाव होता है तो यह हमारा आंतरिक मामला है और इसे प्रशासनिक अक्षमता के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए जाने के खिलाफ हूँ। बिल्कुल से, जो अमनदीप कौर थे वो सरकारी अधिकारी थे। उनका कहना था कि भाई अगर गैर कानूनी है बात, ठीक है, तो ये मतलब एक देश के आंतरिक चीज की बात है ना, आंतरिक मामला है। आप इसे यूनिवर्सल क्यों कर रहे हो, वो दुनिया के सामने क्यों कर रहे हो? हम इसके खिलाफ हैं। एक ये हो गए। ठीक है, दूसरे हो गए आइनम, ये समाजशास्त्री हैं। ठीक है, ये क्या करें, जाति और नस्ल एक जैसे सामाजिक विभाजन नहीं है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। जाति का आधार सामाजिक है जबकि नस्ल का आधार जीवशास्त्री होता है। नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में जाति के मुद्दे को उठाना दोनों को समान मानने जैसा होगा। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि ये भी खिलाफ है, मगर इनको और डिस्क्राइब करके बता रहे हैं कि जो आप नस्ल भेद, जाति और नस्ल की बात कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो ना, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये नस्लवाद में दोनों हैं। अगर इसके नस्लवाद को लेकर मुद्दा बनाया जाए तो ये ठीक है। अब अलग अलग करोगे, हम उसके प्रति एग्री नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अशोक। देखिए, अशोक ये दलित कार्यकर्ता हैं। ये कहते हैं किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हो कि ये आंतरिक मामला है, इसे मत उठाओ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसका मतलब आप उस आंदोलन का, उस विरोध का आप गला घोट रहे हो। जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो रहा होगा, आप आंतरिक मामला कह के अब तक कुछ नहीं किए, शोषण ही किया गया है, तो वो आंतरिक कहाँ होगा? अब तो यूनिवर्सल हो गया। उसी चीज के लिए जो अशोक है वो कह रहे हैं कि किसी मुद्दे को आंतरिक मामला कहना दमन और भेदभाव पर खुली चर्चा को रोकना है। बिल्कुल, नस्ल विशुद्ध रूप से जीवशास्त्री नहीं है, यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाजशास्त्री और वैधानिक वर्गीकरण है। इस आंदोलन में जातिगत भेदभाव का मसला जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, वो लोग थे ना, कौन कौन?
ओइनम और अमनदीप, है ना, ये लोग इसके विरोध में थे क्योंकि वो सरकार का एक अंग थे, है ना। वो लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं लाना चाहते थे, और जबकि अशोक दलित था और वो चीज़ों को झेला हुआ था, है ना, इस वजह से कार्य करता था, उसको ये चीज़ ये पता थी, इन्होंने सपोर्ट कर दिया। आइए देखते हैं असमानताएं, समानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली। कोई है बता रही हैं कि मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज़्यादा समानता रखती हैं। क्या इसे राष्ट्र विरोधी मेल कहा जाएगा? बिल्कुल, अगर समान अधिकारी नहीं है तो फिर है ही। आइए देखते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, विकास कहाँ से हुआ सामाजिक भेदभाव का? ठीक है, ये बहुत ही चर्चा का विषय है। ठीक है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म आधारित होता है। यह जो सामाजिक विभाजन होता है ना, अधिकांशतः वो जन्म आधारित होता है। बच्चा जन्म किस कास्ट में जन्म लिया, किस समाज में जन्म लिया, बस उसी को हम मान लेते हैं कि ये एसटी है, ये ओबीसी है, जनरल है ना, वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण, हम उसी आधार पर हम उनको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समान तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं होता है। बिल्कुल, वो व्यक्ति किस समाज में जन्म ले रहा है, किस कास्ट में जन्म ले रहा है, किस क्षेत्र में जन्म ले रहा है, उसी पर आधारित हो जाता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का भेदभाव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग हैं। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित होते हैं, है ना। यानी कह रहा है कि बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार भी तय करती है। बिल्कुल सही। देखिए, हम आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में बताया गया है, यानी ऋग्वेद में आपको ये बताया गया था कि सिर्फ जन्म लेने पर नहीं होता है, पहले कार्य करने के आधार पर हमें वो सामाजिक मान्यता प्राप्त होती थी। जो जैसा काम करा उसे उस कैटेगरी में डाल दिया जाता था, मगर धीरे धीरे समय चेंज होता गया। अब क्या हुआ कि अब जिस कास्ट में, जिस समाज में, जिस समुदाय में व्यक्ति जन्म रहा उसी को मान लिया जा रहा है, मगर फिर भी कहीं नहीं माना जाता था। इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं होते हैं ना। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशेवर, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए कार्य के आधार पर कह लीजिए, है ना, उसके आधार पर भी समुदाय बनते हैं।
हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा भिन्नताएं की बात की जाए, है ना, ये कभी कभी पुल का भी काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है, जिसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान थे, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन श्वेत थे, पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। बिल्कुल, देखिए, वो दो तो एक थे मगर एक अलग था, जर्मन था, ठीक है, लेकिन नॉर्मन जो था, है ना, लेकिन एक उनका अलग बैकग्राउंड था कि वो प्लेयर थे, ठीक है, और साथ में उनका इमोटो एक था, वो नस्ल क्या था कि नस्ल आधारित भेदभाव को खत्म करना था, ठीक। इसलिए वो एक समान मोटो रखते थे। उनकी एक अलग कम्युनिटी थी, ठीक है, मगर वो क्या करते थे, सबके बात अधिकारों की बात करते थे। आइए आगे देखते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे के ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीकों से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान होती है। इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। सीधी सी बात है, हम पहचान के आधार पर भी हमारा समुदाय अलग होता है ना, और हम उनके आधार पर ही अपने नागरिकों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, बिल्कुल, देखिए, कहीं सामंजस्य हो रहा था, कहीं अब टकराव भी होगा, स्वाभाविक है, ठीक है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक भिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित आमतौर पर गरीब और भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही है ना, आप देखे होंगे प्राचीन काल में, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को संघर्ष होना पड़ता था, अछूतों को, है ना, समान तरीके से वो जी नहीं सकते थे, है ना, उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। बड़े लोग आते थे तो उन्हें रास्ते से हट जाना पड़ता था। मतलब इस तरह से काफ़ी खाई हो जाता है। एक ही समाज में, एक ही देश में रहने वाले लोग, है ना, उसमें भी खाई हो जाती थी, वो भेदभाव होता था। उसी के आधार पर ये समाज का विभाजन हुआ, ठीक है। रंग भेद, या ठीक है, अगर एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण लें, दोनों ही ईसाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट
और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। यहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है। लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता है। वहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच भारी मारकाट होती रही है, पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। जबकि सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। यहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान हो जाती हैं। वहाँ उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है और इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, पर यहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप सामान में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोगों को अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। बिल्कुल सही। देखिए, एक देश है, सपोज है ना, मान लीजिए ये एक देश है, ठीक है। अब इसमें कई जगह से लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब आएंगे, अब देखो स्वाभाविक है, जब कई जगह से लोग आएंगे, कई लोग आएंगे एक देश में, तो अपनी नियम कानून सभ्यता संस्कृति को लेकर आएंगे, है ना। अब एक ही देश में लोग वो जो रहेंगे आएंगे तो अपने बेस पर बनाना चाहेंगे समुदाय, ये अपने बेस पर, ये अपने बेस पर, ये अपने किस बेस पर, अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर बना दें। यानी ये जब अब एक राष्ट्र जो है ना, किस बहुत से सांस्कृतिक वाले देश हो जाएंगे। यानी एक देश के अंदर रहने वाले अनेक संस्कृतियों का देश, ठीक है, अनेक संस्कृतियों का समुदाय रहने वाले लोग को हम क्या कहेंगे कि बहुसांस्कृतिक देश कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे भारत आप खुद है, देखिए ना, भारत में अनेक प्रकार के धर्म जाति लिंग आधार पर रहने वाले लोग हैं, है ना। बहुत संस्कृति अपनाने वाले लोग हैं, उनकी कल्चर अलग है, उनकी प्रथा अलग है, फिर भी वो लोग एक सभ्यता एक देश के अंदर है ना, अपनी सांस्कृतिक बनाए हुए हैं, कल्चर बनाए हुए हैं, और इस तरह से बहुसंख्यक वाले देश में गिना जाता है, ठीक है। आइए सामाजिक विभाजनों की राजनीति। अब देखिए, अब राजनीति होने लगी, विभाजन की कैसे हो रहा है, आइए देखते हैं। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है और ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। आइए देखते हैं, है ना, क्या होता है। उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण लें, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई हैं, क्या है, ईसाई हैं, है नहीं, पर वह
इस धर्म के दो प्रमुख पंथ, इसमें भी दो प्रमुख पंथों में बटी हुई है। 53% आबादी प्रोटेस्टेंट और जबकि 44% रोमन कैथोलिक। कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, और जो कि मुख्यतः कैथोलिक बहुल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टियां करती हैं, जो ब्रिटेन के साथ अपने ही पक्ष में हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की, है ना। यूगोस्लाविया में कहानी का कुछ ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। देखिए, अब राजनीतिक पार्टियां भी इसमें पार्टिसिपेट हो रही हैं, है ना, यानी अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, अपना अपना मांग रखती हैं, और इस तरह से उनका विभाजन होता है और टुकड़ों में बढ़ते हैं। इसका हमारा जीता जाता उदाहरण यूगोस्लाविया है, जो कि आज कई भागों में टूट चुका है। ठीक है, ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही न हो। बिल्कुल, कुछ लोगों का मानना है कि भाई अगर समाज है या देश है, उसके अंदर कोई भी धर्म, जाति, लिंग होना ही नहीं चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का विभाजन होना ही नहीं चाहिए। सामाजिक विभाजन की बात हो रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट समझिए कि, है ना, सब व्यक्ति समान है, इंसान तो इंसान होने चाहिए, उनकी जरूरतें जितना एक समान लोगों की होगी उतना असमान की, मतलब सबकी बराबर होनी चाहिए, उनका मानना है। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी देश में सामाजिक विभिन्नताएं हैं तो उसे राजनीतिक, है ना, में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, पार्टियां अलग डिमांड करने लगती है, अलग उसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बुल्गारिया, रोमानिया या भारत, आइए समझते हैं ये क्या है। ठीक है, गणेश विदेश घूमकर आया था और वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देशों में रहने वाले रोमानी लोगों का जीवन कैसा है। उसे योर्दानका मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। रोमानी लोगों के बारे में उसने ये बात कही थी। नर्स होने के चलते आप किसी की तीमारदारी करने से मना तो नहीं कर सकते, पर ये रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार और पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं, और जब वे अस्पताल में होते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर राख और सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं। ठीक है, तथा दीवारों पर थूकते रहते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारी तरह होते ही नहीं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत अजीबोगरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए, आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। हम सब जानते हैं
कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना कि वे रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं। इसमें से कई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर वे दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारियाई करदाताओं के पैसों पर इलाज कराते हैं। ये बातें कुछ सुनी सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा। ठीक है। गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाली रोमानी माद्रुजेनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी तो उसने अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था, पर अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने या देखभाल करने नहीं आया। आखिरकार वहाँ के लोग सफाई कर्मचारी ने, जो खुद भी रोमानी थे, उनकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब उसे बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए, एक अपराधी और पैदा हो गया। सरकारी अस्पतालों में रोमानी लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन के सामने इंतजार कराते रहते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहाकर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर में से बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे और तीसरा गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के दौरान समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीज़ों को मानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी? यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह तो खैर रोमानी लोगों की दास्तान है, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित जरायम पेशा लोगों के साथ यही व्यवहार तो होता है। देखिए, ये जो था, है ना, कौन? गणेश और महाश्वेता, इन दोनों ने, गणेश गया था यूरोप घूमने और वहाँ की कंडीशन बता रहा है कि हमने ऐसा ऐसा देखा। तो महाश्वेता ने बताई कि अरे वो तो ठीक है, वो दूसरी जगह की बात है, हमारे देश में भी तो यही होता है इन लोगों के साथ, है ना, जो जरायम पेशा वाले हैं ना व्यक्ति, उनके साथ भी तो यही होता है। ठीक है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया और एक दूसरे से समझाने की या बताने की कोशिश किया। ठीक है। आइए चलते हैं। हम लोग पढ़े थे ना कि वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभिन्नता की हर व्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना तथा विभिन्न समूहों से अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दूसरे को मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इस सबकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है।
ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके 3 आयाम हैं। कौन कौन? सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए आपको ये पूछेगा इसके आयाम कितने हैं ना। पहली आयाम है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। नंबर 1 है, सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग अपनी बहुस्त्री पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं भले ही वे डच या जर्मन बोलते हैं। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, समूह, है ना, भाषा समूह या धार्मिक और सामाजिक समूह का सदस्य मानते हैं। बिल्कुल, है ना। अगर किसी भी देश में रहना है और किसी भी प्रकार से सामाजिक भिन्नता ना हो तो सबसे पहले उस देश के प्रति आपका भावना आग्रह होना चाहिए। तब उसके बाद हम अपनी कास्टिज्म, अपनी सामाजिक विभिन्नताओं को महत्व देनी चाहिए जैसा कि अब बताया जा रहा है। ठीक है। अब दूसरी है, ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, है ना। यानी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदायों के नेताओं ने अपने जातीय समूहों की तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। बिल्कुल, अगर एक देश में, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक देश है, ठीक है, एक देश में 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, 2 कर लो या 3 कर लो, ठीक है। अब सिर्फ इनकी बात आप बार बार कहोगे, है ना, और इनकी बात ना आप करने की बात कहोगे तो ऐसे में इनको संविधान बनाना या देश को चलाना बड़ा मुश्किल है। जब तक आप सबकी बात नहीं करोगे एक साथ चलना आसान नहीं होता, जैसा कि श्रीलंका में देखा गया। और यहाँ तो सिर्फ सिंहलियों की बात की जा रही थी, है ना। ऐसे में समाज, देश को चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आइए तीसरी चीज़ हम देखते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है सरकार का रुख। अब ये इम्पोर्टेंट ये करता है कि सरकार का रुख किस तरफ है, ये भी तो इम्पोर्टेंट करता है। 3 आयाम है किस समझने के लिए। आइए देखते हैं सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण में देखा, अगर शासन सत्ता की साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। बिल्कुल सही। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देती है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही। देखिए यही हुआ था, है ना। जब आप ये सोचो कि हम एक देश में हैं और हमारी जो जनसंख्या है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे जो जाति के लोग हैं ज़्यादा हैं, है ना। हम दूसरे की अधिकारों की बात ना करें, उनके स्वेच्छा की बात ना करें, उनकी मांग को ध्यान ना दें, सिर्फ हम अपनी बात करें। ऐसे में क्या अंतर विरोध हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो विभाजन की तरफ चला जाता है। ठीक है।
देखिए, ये बॉल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये है, मैं बता रहा हूँ, इसमें सभी जाति के लोग हैं ना, सभी और सब एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नस्लवाद में एक तरफ इस तरह से होता है, डिवाइडेड होते हैं, है ना, हमेशा अंतर विरोध होता है। ऐसे में क्या होता है, ये अपनी बात मांग को रखेंगे, ये अपनी मांग को, ये अंतर विरोध होता है और धीरे धीरे ये विभाजन की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसे में अगर रहेगा, है ना, सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सबकी मांग अपनी अपनी रखेंगे, है ना, और सबके मांगों को ध्यान में रखा जाएगा, तो ये इस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात को हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का भी लक्षण भी हो सकता है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह हाशिए पर पड़ी जरूरतों और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। पर विभिन्नता के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता ही अख्तियार करती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का भी रास्ता अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका। देखिए, लोकतंत्र में आप जानते हो ना, समाज क्या होता है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार बनाती है। अब वो प्रतिनिधि जो होता है वो समाज के या समुदाय के समस्याओं या मांगों को समाज के सरकार के स्तर पर रखती है कि इस समाज में या हमारे समाज में ये चीज़ों की मांग है, आप इसे पूर्ति कीजिए। यानी यही लोकतंत्र जो संघवाद की है ना, यही उसकी परिपूर्ण करते हैं। अगर ये उग्र भी होता है, कई संघर्ष भी करना पड़ता है, जिसके द्वारा उन्हें अपनी मांग को सुरक्षित करना होता है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सीधी सी मतलब है कि एक देश में विभिन्न लोग रहते हैं, फिर भी उनको एक सामंजस्य बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, जिससे कि वो समाज के साथ रह सकें, अपनी उनकी मांग पूरी हो सके, उनको अधिकार प्राप्त हो एक देश में रह के। ठीक है, ये सब चीज़ें होना चाहिए और इस सब में हमारा सरकार पूर्ण रूप से भागीदारी निभा रही है। ठीक है, वो सरकार जो कि जनता का प्रतिनिधि है, अब वह जनता के मांगों को उसमें स्वीकार करती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।